सो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया एकदम। तो देखो यार, शाम के 7 बज गए हैं और आपके सामने आप जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे कि बोर्ड एक्सप्रेस बोर्ड सीरीज क्लास साइंस का वो आ गया है। ठीक है, और इसमें हम लोग पूरा अच्छे से साइंस का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अब जैसे कि पहला तुम लोग टॉपिक देख लिए हो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो है, तुम जानते हो कि ये जो टॉपिक है ये लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है। लाइफ प्रोसेस का, ठीक है, लाइफ प्रोसेस का है। अब ये लाइफ प्रोसेस का है, ठीक। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ी चीज कि सर आप ये क्यों करा रहे हैं लाइफ प्रोसेस में? आप स्टार्टिंग से क्यों पढ़ाइए ना, बोर्ड एग्जाम है। देखो, हमें इस टाइम पे स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब ये, देखो यार, चैप्टर जो है ना, चाहे लाइफ प्रोसेस लो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ले लो, चाहे एसिड बेस ले लो, कोई भी ले लो यार चैप्टर, एक चैप्टर में से हमें सारे चैप्टर नहीं पढ़ने होते हैं। हमें उन चैप्टर में से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने होते हैं जहां से एग्जाम में हमेशा सवाल बनता है। अगर हम वो टॉपिक कर लें तो हमारा सवाल जो है निकल जाता है, आराम से हो जाता है। तो वही सवाल, वही टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज जो है कब तक चलेगा? ये एक्सप्रेस कब तक चलेगा? ये एक्सप्रेस तब तक चलेगा जब तक कि इसका डेस्टिनी ना मिल जाए, जब तक इसकी मंजिल तक ना, अपने मंजिल तक ही ना पहुंच जाए, तब तक ये एक्सप्रेस चलता ही रहेगा। तो सर कब तक? जब तक तुम्हारा बोर्ड का पेपर साइंस से खत्म ना हो जाए तब तक ये एक्सप्रेस चलता रहेगा। जिस दिन तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो गया, बोर्ड का एग्जाम जो है साइंस का हो गया, उस दिन ये एक्सप्रेस अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, तो देखो, तब तक हम लोग डेली शाम के 7 बजे एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो यार, अपने फायदे के लिए अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, ये लेक्चर का लिंक अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। जैसे तुम्हें पता चल गया कि लाइव हो रहा है क्लासेस, तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, वो भी इसको ज्वाइन करें और अच्छे से देखें, सीखें। ठीक है, इसमें मैं सारा बताऊंगा। और बेसिकली इस सीरीज में ना, मैं जैसे कि सीबीएसई जहां से क्वेश्चन सेट करता है, जिस किताब से, जिसको बोलते हैं हम लोग एनसीईआरटी, और तुम लोग जानते हो मुझे एनसीईआरटी कितना पसंद है। एनसीईआरटी के हर एक लाइंस, मैं क्लास में बताया हूँ, एनसीईआरटी के हर एक लाइंस हम लोग देखेंगे, कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग मार्क करेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ तुम्हें। ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज से जितना बताऊंगा उतना बस सुनते जाना, और फिर उसके बाद से प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना। गारंटी सब बोल रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या, सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से, जो भी जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो अच्छे से पूरा सीरीज देखना। ठीक है, तो सबसे पहला सीरीज हमारा जो है, सबसे पहला वाला सीरीज जो है, जो कि आज हम लोग डिस्कस करना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस का ये टॉपिक। आओ समझते हैं। तो देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स समझो। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो है, इसमें ध्यान समझना कि यहाँ पे लिखा क्या है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, देखो लिखा क्या है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब होता है, और वो फैला होता है कहाँ से कहाँ तक? हमारे माउथ से लेकर के एनएस तक फैला होता है, याद रखना। ठीक है, फिगर 5.6 में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये ट्यूब के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, कैसे ट्यूब के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। वेरियस रीजन जो होता है वो स्पेशलाइज होता है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मतलब जितने इस ट्यूब के जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, सबका फंक्शन अलग अलग है। आओ देखते हैं। What happened to the food once it enter the body? क्या होगा उस फूड का जब एक बार हमारे बॉडी में वो इंटर कर जाते हैं? तो जाहिर सी बात है, हमारे बॉडी में जाएगा, सबसे पहले माउथ में जाएगा, फिर टीथ के थ्रू ग्राइंडिंग होगी, गैस्ट्रिंग होगी, फिर उसके बाद वो जाएगा स्टमक में, उस जगह के थ्रू। वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे यार। ठीक है, तो आओ देखते हैं कैसे क्या होता है। चलो, सबसे पहले देखो, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी। सबसे पहले तुम्हें ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वाला, ये जो डायग्राम है, इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो डायग्राम को। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को, इस डायग्राम को अच्छे से देख लो। ये टंग है, माउथ, बकल कैविटी, ये ओसोफेगस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं, इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। ठीक, ये डायफ्राम, डायफ्राम गाल ब्लैडर जो कि स्टोर करता है किसको? बाइल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक सवाल बन जाएगा कि कौन बाइल को स्टोर करता है? कौन? गाल ब्लैडर। ठीक है, ये बाइल डक्ट है।
ठीक है। ये बाइल डक्ट, लीवर हो गया, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का, लीवर कौन सा होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। देखो एक और सवाल बन जाएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, सब पेंसिल से लिखते जाना, ठीक है। ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज, और ये अपेंडिक्स है, ठीक। ये स्टमक हमारा है, स्टमक, ये पूरा रीजन स्टमक हो गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन होता है इसमें ना, कोलन होता है। ये एनस हो गया। ये पूरा तुम्हें देख लिया अच्छे से। अब आओ समझते हैं। एक काम करना, ठीक है, जैसे जैसे बताते जाऊंगा वैसे वैसे अच्छे से सुनते जाना और डायग्राम भी देखते जाना। चलो आओ समझते हैं। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड, क्या लिखा है, आओ समझते हैं। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जाहिर सी बात है, हम जो भी फूड खाते हैं, हम कुछ भी खाए पिए, सब वो माउथ से होते हुए कहाँ चला जाएगा, स्टमक में जाता है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture, and this is achieved by the crushing the food with our teeth. देखो जाहिर सी बात है यार, हम जानते हैं कि जब भी फूड हमारे माउथ में जाएगा तो हमारे टीथ के थ्रू उसमें क्रस्टिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, जो लाइनिंग होती है कैनाल की, ये जो कैनाल की जो लाइनिंग है, देखो ये जो कैनाल की जो लाइनिंग होती है ये कैसी है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। आगे देखो, कैनाल की जो लाइनिंग है वो सॉफ्ट है, एंड द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। अब जैसे हम लोग फूड इसमें जैसे ही हम लोग फूड अपने बकल कैविटी में रखेंगे, माउथ में रखेंगे, ठीक है, तो हमारे माउथ में सलाइवा होता है पूरा, उससे क्या होगा, हमारा फूड जो होगा आसानी से उस सलाइवा में मिक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद से वो आसानी से इस ओसोफेगस में, मतलब फूड पाइप्स होते हुए ये आसानी से कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। देखो लिखा क्या है कि since the lining of the canal is soft and the food is also weighted to make its passage smooth, when we eat something, जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारा ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि हमारा माउथ में पूरा वाटर हो गया है, ठीक है, वाटर हो गया है। वो वाटर नहीं होता है, वो सलाइवा होता है, जो कि सलाइवा से निकलता है। आओ देखते हैं आगे, यहाँ पे लिखा क्या है, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, वो वाटर नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा फ्लूइड है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा। वो कौन सा फ्लूइड है, सलाइवा। और वो सलाइवा सिक्रेट कहाँ से होता है, सलाइविक ग्लैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, मार्क कर लेना इसको। सलाइवा कहाँ से क्रिएट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। तो वो फ्लूइड कौन सा है, सलाइवा। सलाइवा कहाँ से क्रिएट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से, इंपॉर्टेंट है। सवाल बनता है और आगे भी बनेगा, सवाल बना हुआ है कि 3 सवाल बना चुका, ठीक है, 3 सवाल मैंने बता दिया। जहां जहां स्टार लगाऊंगा, जो जो चीज बताऊंगा उसको अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। एक मैंने यहाँ बताया कि बाइल को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, ठीक है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, ये भी हमने बता दिया। चलो, और फिर उसके बाद से तीसरा पॉइंट कि सलाइवा जो होता है वो सीक्रेट कहाँ से होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। जितना मार्क करूंगा ना, जो बोलूंगा इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लो, बस उसी को याद करना है, ठीक है। जिस तरह चाय बनाते हो तुम लोग, तो चाय पी लेते हो और चाय पत्ती फेंक देते हो, क्योंकि उसे फिल्टर करके आप जो मेन है चाय, बस उसी को यूज करो, कंज्यूम करोगे। उसी प्रकार ये भी है, जो कचड़े वाली चीज है ना, जिसका कोई काम नहीं है, उसको साइड में कर दे रहा हूँ, और जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो तुम्हें दे रहा हूं, तुम उसको अच्छे से मेमोराइज रखना, ठीक है। अब आगे देखो, another aspect of food, another aspect of food we ingest is its complex nature. If it to be absorbed from alimentary canal, it has to be broken down into smaller molecule, and this is done with the help of the biological catalyst, जिसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम। जाहिर सी बात है यार, जैसे हम लोग फूड लेते हैं तो फिर उसके पास क्या होता है कि वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है, और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते जाता है, और वो किसके द्वारा होता है, तो कुछ हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स, उसके द्वारा ये होते हैं, ठीक। छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। द सलाइवा कंटेन एंजाइम्स। अब ये देखो बाबू, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि सलाइवा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना है इसको, कि जो सलाइवा होती है उसमें एक एंजाइम्स होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन कर देगा स्टार्च को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है किसमें, सिंपल शुगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बना हुआ है, आगे भी सवाल बनेंगे इस पे। याद रखना कि जो सलाइवा होता है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, और वो एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, ये तोड़ देगा स्टार्च को, जो कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है किसमें, सिंपल शुगर में तोड़ देता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि द फूड इज मिक्स थ्रोडी विद सलाइवा, और फिर उसके बाद वो फूड जो होगा, ठीक है, क्या वो किससे मिक्स हो जाएगा, सलाइवा से एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद से पूरे माउथ में घूमेगा, और टंग फेल से माउथ में टंग खेल से सलाइवा खेल से पूरा इधर से उधर घूमेगा, और फिर उसके बाद से पूरा अच्छे से जब सलाइवा से मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा, तो फिर आगे ओसोफेगस होते हुए चला जाएगा स्टमक में। देखो आगे देखो,
ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से याद रखना बाबू, अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं इस पैराग्राफ से, ठीक। देखो, इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलर मैनर, हाँ जरूरी है, ये जरूरी है कि फूड जो है एक रेगुलर मैनर में मूव करे along the digestive tube so that it can process properly in each part. The lining of the canal has a muscles that contract and rhythmically in order to push the food forward. देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि जो लाइनिंग होती है कैनाल की वो कैसी होती है भाई, पूरी लाइनिंग जो कैनाल की जो जितनी भी लाइनिंग है उसमें मसल्स हैं, और मसल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, हर एक जगह कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, जिससे कि फूड जो है आगे फॉरवर्ड मूव कर सके। देखो लिखा क्या है, द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड एंड दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट। और वो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब कि जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण जब फूड आगे बढ़ते जाता है, वो कौन सा मूवमेंट कारण होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण फूड जो है आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। और वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है सारे गट में होता है। देखो लिखा क्या है, दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट, ठीक। अब आगे देखो क्या लिखा है, आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द माउथ फूड इज टेकन, देखो मैं मार्क करते जाता हूँ, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक। अब जाहिर सी बात है, अब माउथ से वो फूड कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, फूड पाइप के थ्रू या फिर ओसोफेगस के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, सब मार्क कर लेना, माउथ से फूड, अब माउथ से फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, तो फूड पाइप के थ्रू जाएगा, या तो फूड पाइप का दूसरा नाम जानते हैं क्या होता है, ओसोफेगस। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, बोलो यार ठीक है। चलो आगे देखो, द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड व्हेन द फूड इंटर इट। जाहिर सी बात है, स्टमक क्या करता है, स्टमक जो है एक लार्ज ऑर्गन होता है जो कि एक्सपांड कर जाता है, कब, जब फूड इसमें इंटर करता है। देखो देखो ये जो स्टमक है, जब जैसे ही फूड इसमें जाता है, जैसे ही फूड ओसोफेगस होते हुए या फूड पाइप से होते हुए जैसे ही स्टमक में फूड जाएगा, ठीक क्या करता है, थोड़ा एक्सपांड कर जाता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक। देखो लिखा क्या है, जो मस्कुलर वॉल है ना किसका, स्टमक का, वो बेसिकली हेल्प करता है किसमें, मिक्स करने के लिए फूड को थ्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूस। देखो लिखा क्या है कि जो मस्कुलर वॉल होता है स्टमक का, वो हेल्प करता है फूड को कि वो अच्छे से डाइजेस्टिव जूस के साथ क्या करे, मिक्स हो जाए, ठीक। अब आगे देखो, द डाइजेशन स्टमक इज टेकिंग केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, समझना अच्छे से। लिखा क्या है कि जो डाइजेशन होता है स्टमक में, वो किसके द्वारा होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा होता है, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होते हैं, स्टमक के वॉल में। देखो देखो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है, सवाल बना हुआ है इस लाइन पे। क्या है, देखो कि जो डाइजेशन है स्टमक में, जो डाइजेशन होता है ना स्टमक में, वो किसके द्वारा होता है, द गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा होता है, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्टमक के वॉल में, ठीक है, याद रहेगा, स्टमक के वॉल प्रेजेंट होता है। चलो आगे देखो, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये रिलीज करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज करती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्सिन बोलते हैं, और म्यूकस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सवाल बना हुआ है और आगे भी सवाल बनेगा, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करते हैं जो हमारे स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होती हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं, HCl रिलीज करती हैं, याद रखना, ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको बोलते हैं हम लोग पेप्सिन, ये भी रिलीज करती हैं, ठीक है, और म्यूकस भी रिलीज करती हैं, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बाबू। अब देखो यहाँ पे, अब इन सब का काम लिखा क्या है कि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। HCl जो है, जाहिर सी बात है, खतरनाक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, ये HCl जो है ये एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है, जिससे के थ्रू क्या लिखा है, द HCl क्रिएट एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। अब क्या करेगा, ये हेल्प करेगा पेप्सिन के एक्शन में, ठीक। What other function do you think is served by the acid? The mucus protect the inner lining of the stomach. जाहिर सी बात है यार, और फंक्शन पूछ रहा है इस एसिड का, जाहिर सी बात है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको किल कर देता है जो भी हमें स्टमक में होते हैं, ठीक। और तो और देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लाइन लिखा है, इसको समझना, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हमारे स्टमक जो होता है ना, हमारे स्टमक, देखो देखो ये जो हमारा स्टमक है, इसमें होता क्या है ना, यहाँ पे म्यूकस की कवरिंग होती है, म्यूकस की कवरिंग होती है, म्यूकस की कवरिंग होती है। अब समझो यहाँ पे लिखा क्या है, देखो लिखा क्या है कि द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। देखो
यही म्यूकस जो होता है ना, ये प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे यही प्रोटेक्ट करके रखता है स्टमक को, किससे? HCl से। ठीक है, ये HCl खतरनाक एसिड है, वो याद रखना है, इतना इतना खतरनाक है ना, ऊपर गिर जाएगा ना, जल जाएगा एकदम शरीर। ठीक है, तो ये HCl को कौन रोक प्रिवेंट कवर कर रखता है? म्यूकस। म्यूकस याद रखना, म्यूकस म्यूकस म्यूकस। ठीक है, चलो अब आगे देखो। बी, देखो, वी ऑफन हैव हर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। हाँ, जाहिर सी बात है, कई बार लोगों को सुने होंगे कि वो कंप्लेन करते हैं एसिडिटी के बारे में। कैन यू रिलेट टू व्हाट हैज टू बी डिस्कस एबव? देखो यहाँ पे यार, एसिडिटी के बारे में कई बार होता क्या है, जब हमारे बहुत ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, तो उससे होता क्या है यार, देखो एसिडिटी क्रिएट हो जाता है। जाहिर सी बात है, वो जितना ज्यादा जंक फूड खाओगे उतना ज्यादा एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी। एक तो HCl प्रेजेंट है और ज्यादा एसिड, इसलिए तो स्टमक पेन भी होने लगता है कई लोगों को। ठीक है, हाँ अब आगे देखो, यहां से देखना, समझना अच्छे से। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल व्हिच रिलीज इट इन अ स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो एग्जिट है फूड पाइप का, कहां से? स्टमक से, वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? स्फिंक्टर द्वारा रेगुलेट होता है, स्फिंक्टर मसल द्वारा, जो रिलीज करती हैं किसको? उसको स्मॉल अमाउंट में रिलीज कर देती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझो इस लाइन को, क्या लिखा है कि द एग्जिट ऑफ फूड पाइप फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल which release it in small amount to the into the small intestine, and from the stomach the food now enter the small intestine। अब स्टमक के बाद वो फूड कहाँ पे इंटर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होगा। याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है इसको। फूड स्टमक के बाद से कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और ये कैसा होता है? देखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच फीटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि एक कॉम्पैक्ट स्पेस में पूरा अच्छे से एक्सटेंसिव कॉइलिंग के द्वारा, क्या होता है, ये पूरा ऐसे देखोगे तुम लोग ना, उसमें फिगर में देखो, फिगर में देखो, ऐसे पूरा एकदम होता है। अच्छा, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, तो पूरा एकदम एक्सटेंसिव कॉइलिंग इसमें होता है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग एक कॉम्पैक्ट स्पेस में। तो ये याद रखना। ठीक है, अब फूड स्टमक के बाद से अब वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, और ये पूरा एकदम कॉम्पैक्ट स्पेस में, एकदम एक्सटेंसिव कॉइलिंग के फॉर्म में, एकदम कॉइलिंग के फॉर्म में, एक कॉम्पैक्ट स्पेस में, कम स्पेस है, तो पूरा कई बार किताब में देखोगे 6 से 7 मीटर लिखा रहेगा इसकी लेंथ। तो बहुत सारी किताब में देखोगे यार, किसी किताब में 6 मीटर लिखा रहेगा इसका लेंथ, कई किताब में 6 से 7 मीटर लिखा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे डाटा रहता है, याद रखना है इसको। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, देखो, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। जाहिर सी बात है कि जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो डिफर करता रहता है वेरियस एनिमल में, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें डिफर करते रहता है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फूड वो खा रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। चलो आगे देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां से मिल रहा है तुम्हें कि देखना अच्छे से, कि जो हर्बीवोर हैं, जो ग्रास खाते हैं, नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि उनको भाई वो अगर वो ग्रास खाएंगे उससे सेल्यूलोज मिलेगा, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कराना होगा। ठीक है, देखो लिखा क्या है कि हर्बीवोर ईटिंग ग्रास हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ सेल्यूलोज टू डाइजेस्ट। भाई जो हर्बीवोर होंगे, जो ग्रास खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है कैसी होती है? बड़ी होती है, जैसे कि सेल्यूलोज का डाइजेशन हो सके। मीट जो होता है वो इजियर है, सब इंपॉर्टेंट है, सब सवाल पूछा हुआ है। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए जो कार्निवोर होते हैं ना, जैसे टाइगर की बात करें अगर, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। याद रखना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, एग्जाम में सवाल बना हुआ है इस लाइन से, और आगे भी बनेगा। ठीक है, याद रखना इसको। जो हर्बीवोर होते हैं, उनकी लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिससे कि वो सेल्यूलोज का डाइजेशन करा सकें। और वहीं पे अगर मीट, जो कार्निवोर होते हैं, कार्निवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, क्योंकि वो बेसिकली फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उससे उनका डाइजेशन जो होता है जल्दी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो उसमें और ये भी याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, याद रखना है इसको। ठीक है, और ये कॉम्पैक्ट स्पेस में पूरा एकदम फिट रहता है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग होती है उसमें। ठीक है, ये सब जानते ही हो। और फिर उसके बाद से ये देख लिए। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है।
याद रखना है इसको, याद रखना है इसको, सीबीएसई में कई बार पूछा हुआ है। चलो अब आगे देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट, स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सवाल पूछा हुआ है, आगे भी पूछेगा। याद रखना कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वही ये वही साइट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। याद रहेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, ये रिसीव करता है सिक्रीशन कहां से, लीवर से और पेनक्रियास से, ठीक है। याद रखना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस यहाँ पे जब हमने देख लिया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो साइट है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। ये कुछ सिक्रीशन रिसीव करते हैं कहाँ से, लीवर से और पेनक्रिया से, जिससे कि वहाँ पर आसानी से इन सब का डाइजेशन हो सके। अब आगे क्या लिखा हुआ है समझो उसको, आगे क्या लिखा हुआ है समझो। देखो, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, जो फूड स्टमक से आ रहा है वो जाहिर सी बात है कैसा है, एसिडिक, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट है, उससे वो एसिडिक भी हो जाता है। तो जो फूड हमारा स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है उसको अल्कलाइन करना पड़ेगा। तो अल्कलाइन करने के लिए देखो क्या लिखा है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स उसमें काम करते हैं, जिससे कि वो एसिडिक, भाई स्टमक से जो फूड निकला, जो आगे बढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो एसिडिक होगा। HCl तो पूरा जो स्टमक भरा हुआ है वो एसिडिक ही तो है। तो जैसे ही फूड स्टमक निकलेगा तो वो एसिडिक तो होगा ही, तो जाहिर सी बात है उसको अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। तो उसमें क्या करेंगे, पेनक्रियास निकलेंगे, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब देखो यहाँ पे लिखा है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होंगे उस पर काम करेंगे, उसको अल्कलाइन बनाएंगे, ठीक है, मतलब उसका एसिडिटी कम करेंगे, एसिडिक कम करेंगे, ठीक। अब आगे क्या लिखा हुआ है इसको भी देखो, सब इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस कहां से निकलेंगे, लीवर से निकलेंगे। देखो लिखा गया है बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लीज दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। अब बाइल जूस आएंगे, फैट्स पे काम करेंगे। फैट्स समझो, समझो इसको, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। फैट्स प्रेजेंट कहां होती हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, किसके फॉर्म में, लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। देखो फैट्स हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। अब देखो, अब फैट्स लार्ज ग्लोब्यूल फॉर्म में है, उस पर एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा क्या है कि बाइल साल्ट जो होती है बेसिकली उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। बाइल साल्ट जो होती हैं वो तोड़ देती हैं किसमें, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, जिससे कि क्या होता है, एंजाइम की एफिशिएंसी जो होती है बढ़ जाती है और वो आसानी से उस पर काम कर पाते हैं। क्या लिखा है समझो, कि फैट्स प्रेजेंट होती हैं स्मॉल, जो फैट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन में, किसके फॉर्म में होती हैं, लार्ज ग्लोब्यूल फॉर्म में होंगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो बाइल साल्ट्स आएंगे, बाइल साल्ट्स क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक है, जिससे कि एंजाइम्स उस पर अच्छे से काम कर पाए। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ द सोप और डर्ट दैट वी हैव लर्न इन द चैप्टर 4। जैसे एकदम ये एकदम उसी की जैसे है जिस तरह तुमने देखा है ना उस वाले मिसल्स फॉर्मेशन वाले में, कि कपड़े पे कैसे अगर धब्बा लग जाता है या फिर तो उसको कैसे सोप जो होता है, मतलब डिटर्जेंट जाता है उस पर और एक्शन करता है और उसको क्लीन करता है, सेम उसी तरीके से। अब आगे क्या लिखा हुआ है इसको समझो, द पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। देखो यहाँ पेनक्रियास जो होता है वो सिक्रीट करता है क्या, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, विच कंटेन इंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है। याद रखना है इसको, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बता देता हूँ फिर से, फिर से बता देता हूँ क्या क्या है इसमें याद रखना है तुमको। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो साइट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, इसको भी याद रखना, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, इसको पूरा अच्छे से याद रखना, और हाँ पूरा अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये रिसीव करता है सिक्रीशन कहाँ से, लीवर से और पेनक्रिया से, इस पर्पस के लिए जिससे कि वहाँ पे अच्छे से डाइजेशन हो सके। और फूड ये भी याद रखना कि फूड जो होता है स्टमक से जब आता है तो वो एसिडिक होता है, तो उसको जो फूड स्टमक से आता है तो वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो उसे क्या करना होता है, अल्कलाइन करना पड़ता है। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम इस पे काम करते हैं, ठीक है, अल्कलाइन बनाते हैं। बाइल जूस कहाँ से आता है, तो लीवर से आता है, ठीक है। और बेसिकली किस पे काम करते हैं, तो फैट्स पे काम करते हैं, याद रखना है तुमको, ठीक है। फैट्स प्रेजेंट होती हैं किस फॉर्म में, इंटेस्टाइन में लार्ज ग्लोब्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो लार्ज ग्लोब्यूल के फॉर्म में है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना होगा, तो उसमें क्या कौन काम करेगा, बाइल साल्ट्स आएंगे, उस पर काम करेंगे। बाइल साल्ट्स उसको तोड़ेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ेंगे, ठीक है। और जिससे कि अब जब स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देंगे तो उस पर एंजाइम अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद से ये सब याद रखना बाबू, सब याद रखना, ये जितनी लाइन है ना, जितनी भी लाइनें हैं सारा अच्छे से याद रखना, सारा, ठीक है। आगे देखो, क्योंकि हर एक लाइन से सवाल बनता है। अब यहाँ से पेंक्रियास वाला ये भी लाइन याद रखना कि पेंक्रियास जो होता है,
पैंक्रियाज सिक्रेट करते हैं क्या, ये जो पैंक्रियाज है सिक्रेट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस, और ये पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, इंजाइम्स होती हैं, जैसे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसके लिए होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता है, लाइपेज किसके लिए होता है, फैट्स को तोड़ने के लिए होता है, याद रखना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बना हुआ है, ठीक है। तो पैंक्रियाज सिक्रेट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, जिसमें कुछ इंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन किसके लिए होता है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता है, लाइपेज किसके लिए होता है, फैट्स के इमल्सिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। जो वॉल होता है इंटेस्टाइन का, देखो यहाँ पे लिखा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, समझो कि जो वॉल है इंटेस्टाइन का, द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, याद रखना है इसको कि जो वॉल है इंटेस्टाइन का, जो वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और वो ग्लैंड्स जो होती हैं वो सिक्रेट करती हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। और वो इंजाइम्स, the enzyme present in the enzyme present in it finally convert the protein into amino acid, और जो इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अमाइनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, मार्क कर लो इसको, मार्क कर लो इसको, सवाल बन सकता है इस पे, ठीक है। तो जो वॉल है इंटेस्टाइन का, उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, हाँ, जो वॉल है इंटेस्टाइन का उसमें क्या होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती हैं, ठीक है। तो इंजाइम्स जो होता है, जो प्रेजेंट होता है उसमें, वो फाइनली कन्वर्ट कर देता है किसको, प्रोटीन को, किसमें, अमाइनो एसिड में, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड में, मेरे साथ याद करो, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में, उसको किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फैट्स को किसमें कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, याद रखो मेरे साथ, फैट्स को किसमें कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, याद रहेगा, अच्छे से समझते जाओ। चलो अब आगे देखो, देखो यहाँ पे लिखा क्या है कि जो डाइजेस्टेड फूड है ना, इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज न्यूमरस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से देखना अच्छे से कि जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई। विलाई का काम ये होता है ना कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विलाई, कई बार विलाई पूछ देता है, विलाई क्या होता है बताओ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं। तो याद रखना है इसको, क्या बोल रहा हूं मैं कि जो इनर लाइनिंग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इनर लाइनिंग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई। विलाई का काम ये है कि ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, जिससे कि फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, अब आगे क्या बोल रहा है कि the villi are richly supplied with the blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body। और फिर उसके बाद वो विलाई क्या होती है, विलाई में बेसिकली ब्लड वेसल्स पूरे रिच होती है उसमें, ठीक। तो वो क्या करती है, बेसिकली सप्लाई कर देती है किस फूड को, किसमें, बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा देती है, ठीक। वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जिससे कि हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। नए सेल्स जो होते हैं बनते हैं, नए टिश्यू बनेंगे और ओल्ड टिश्यू हट जाएंगे और नए सेल टिश्यू जो होते हैं बन जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई ओल्ड टिश्यू है उसको रिपेयर कर देगा, नया सेल बना देगा, वो सब चीजें हैं। चलो इन्हीं सब चीजों से तो ग्रोथ होता है हमारा। आई क्या बोल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो भेज दिया जाए कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा प्रोसेस देख लिया। अब जो फूड जो अनएब्जॉर्ब है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जो अनएब्जॉर्ब है फूड है, ठीक है, अब वो चला जाएगा कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल, जहां पे उसकी वॉल जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती हैं उस मटेरियल से, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, और बाकी जो मटेरियल होता है जो अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सिट हो जाता है। और जो एग्जिट होता है वेस्ट मटेरियल का, वो किसके द्वारा होता है, तो एनएस स्पिंक्चर के द्वारा होता है। याद रखना है इसको, ठीक है, याद रखना है उसको। इसको भी देख लो, तो डेंटल कैरीज दिया हुआ है, इसको भी देख लो और दिखा बता देता हूं। देखो डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज क्या है, डेंटल कैरीज और टूथ डीके, डेंटल कैरीज होता है या फिर टूथ डीके, ये बेसिकली इसमें क्या होता है ना, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग हो जाता है इनेमल का एंड डेंटाइन का, ठीक है। याद रखना है इसको, डेंटल कैरीज जो होती है या फिर जो टूथ डीके होता है, ये टूथ डीके समझते हो ना, दांत का सड़ना, इसमें क्या होता है बेसिकली ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग हो जाता है इनेमल का या और डेंटाइल का। इट बिगिन, ये कब स्टार्ट होता है, ये तब स्टार्ट होता है ना जब बैक्टीरिया उस पर काम करते हैं। देखो लिखा क्या है, एक बार देखते हो ना, खाना दांतों में फंस जाता है लंबे समय तक, या फिर तुम लोग खाना खा के पानी नहीं पीते हो, वैसे वैसे ही चले जाते हो, घूमते घूमते चले जाते हो, ठीक है, ऐसे नहीं किया जाता है।
खाना खा लो, अच्छे से माउथ को वॉश कर लो, कुल्ला कर लो पानी लेकर के, ठीक है, जैसे कि कोई फूड पार्टिकल हमारे माउथ में रह ना जाए, ठीक है। इट बिगिन विथ, ये कब स्टार्ट होता है, दूध डीके कब स्टार्ट होता है, समझो इसका प्रोसेस। जब बैक्टीरिया काम करेंगे किस पे, शुगर पे, या फिर जो भी खाना है, ठीक है, और प्रोड्यूस करेंगे क्या, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। इससे क्या होगा, दैट सॉफ्टन और डीमिनरलाइज द एनिमल। इससे क्या होता है ना, एनिमल जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। Masses of bacterial cell together with the food particle stick to the teeth and to form a dental plaque। अब भैया देखो, अब फिर उससे क्या होता है, जो दांत है ना तुम्हारे दांत, जो तुम्हारे टीथ हैं, उसमें क्या होता है, जब धीरे 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 बैक्टीरिया होंगे, फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे, और इससे क्या होगा, देखो लिखा क्या है कि मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विद द फूड पार्टिकल। जो फूड पार्टिकल जो तुम्हारे दांतों में है, माउथ में है, उसमें क्या करेंगे, काम करेंगे, बहुत सारे जितने बैक्टीरिया थे वो जाएंगे उस फूड पार्टिकल के पास, ठीक, जो तुम्हारे दांतों में फंसे हुए हैं, और क्या बनाएंगे, डेंटल प्लेग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डेंटल प्लेग बनाएंगे, याद रखना। और सलाइवा जो होता है कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस। अब इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है, ये जो तुम्हारा टीथ है, जब इसमें पूरा बैक्टीरिया छेक लिए हैं, मतलब पूरा अच्छे से कवर कर लिए हैं, तो क्या हमारे माउथ में जो सलाइवा बन रहा है, तो क्या वो टीथ तक पहुंचेगा, टीथ तक पहुंचेगा ही नहीं। जब टीथ तक नहीं पहुंचेगा, देखो लिखा क्या है कि सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस। सलाइवा कैन नॉट रीच मतलब पहुंच नहीं पाएगा कहां पर, टूथ के सरफेस तक, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज कर सके एसिड को एज अ प्लेग एंड कवर द टीथ। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेग बिफोर द बैक्टीरियल प्रोड्यूस एसिड। इसीलिए बोला जाता है कि भैया खाना खाने के बाद से, मतलब दिन में एक दिन में 2 बार ब्रशिंग कर लेना चाहिए। एक बार कब, तुम जानते ही हो, उठने के बाद, और एक बार सोने जा रहे हो उससे पहले भी कर लो, जिससे कि अगर फूड पार्टिकल हमारे दांतों में फंसा हुआ है तो वो निकल जाए। यदि हम उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने दांतों पर, यदि अनट्रीटेड मतलब कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या करेंगे, खत्म करेंगे, पल्प को, रूट को, जितने भी दूध के बहुत सारे पार्ट्स होती हैं उसको खत्म करेंगे, और फिर उसका तुम्हारा टूथ डीके हो जाएगा, दांत सड़ने लगेगा, और धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया धीरे धीरे फैलने जाएंगे और तुम्हारा दांत सड़ जाएगा पूरा। चलो ये पूरा था वीडियो यहाँ का। तो और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑर्डर ऑफ हेटर टॉपिक में न्यूट्रिशन में डिफरेंस जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, सवाल पूछा हुआ है, आगे भी पूछेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने जो देखा, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, क्या ये भी बता दिया हूँ मैं, इसका आंसर लिखना और मुझे इंस्टाग्राम में भेजना या फिर व्हाट्सएप पे, जिस भी तरीके से जुड़े हुए हो। फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिया है, ये भी लिख लेना, ठीक है। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लेना, ठीक है। और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका आंसर लिख करके मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पे जिस भी माध्यम से जुड़े हो मेरे से, उस पर भेजो, मैं देखूंगा। देखो एक बात बताता हूँ, पढ़ते सब लोग हैं, देखो पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन नंबर उसी का आता है ना जो आंसर राइटिंग अच्छे से करता है। जितना आंसर राइटिंग अच्छे से करोगे उतना तुम्हारा नंबर आएगा, उतना बढ़िया नंबर आएगा। इसलिए बोला जाता है आंसर राइटिंग पे अपने ध्यान दो, आंसर राइटिंग पे। अगर आंसर राइटिंग तुम्हारा बेटर रहेगा, ठीक है, तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो तुम आंसर लिखोगे ना अपनी कॉपी में, जो अपनी कॉपी में तुम आंसर लिख रहे हो, यही तुम्हारा मिरर है, यही तुम्हारा एक पहचान है, यही तुम्हारा पहचान है। क्यों, क्योंकि जो एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी चेक करेगा ना, एग्जामिनर जो तुम्हारा कॉपी चेक करेगा, वो तुम्हें नहीं जानता है, वो तुम्हारे आंसर शीट को जानता है जो उसके उस समय उसके सामने है, और उसी से तुम्हें परख लेगा, तुम पता कर लेगा कि भैया ये कैसा है, पढ़ने वाला है कि नहीं है। आंसर घुमाना नहीं है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, पॉइंट में जैसा पूछा जा रहा है वही आंसर लिखना है, कहानी नहीं लिखना है कि इधर से उधर उधर से इधर, ऐसा कुछ नहीं। जो बोला जा रहा है, जैसे सवाल पूछा जा रहा है, जैसे क्वेश्चन है, वैसा ही आंसर देने हैं, एकदम एग्जैक्ट अच्छे से, पॉइंट पॉइंट बना करके दो, अच्छे से दो, ठीक है। बाबू ये 10th का बोर्ड का क्लास है, बोर्ड को अच्छे हल्के में मत लेना, ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चों की वाट लग जाती है। तो जितना अच्छा आंसर राइटिंग करोगे उतना अच्छा तुम्हें मार्क्स मिलेगा, याद रखना, ठीक है। अपने कॉपी को एकदम नीट एंड क्लीन करके लिखना है। तो इसका आंसर जो भी दिया हूँ क्वेश्चन, इसका आंसर लिखो और मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम में जिस भी माध्यम जुड़े हुए हो उसमें भेजो मेरे को, मैं देखूंगा उसका आंसर कैसा है, ठीक है। और देखो यार, जैसे करते जा रहा हूँ वैसे करते जाओ, बहुत फायदा होगा तुम्हारा। क्लास हमारा खत्म होता है यहीं पर, बाकी नेक्स्ट कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करते रहो और पढ़ाई करते जाओ, ठीक है। ये सीरीज कैसा लगा तुम्हें, पहला सीरीज था तुम्हारा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना ये वीडियो यार, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है बनाने में, तुम लोग इतना डिमांड कर रहे थे कि सर प्लीज़ एक ऐसा
सीरीज़ लेकर के आई है, तो मैं तुम्हारे लिए मैंने सोचा कि क्या किया जाए। पूरा चैप्टर पढ़ाने से अच्छा है कि हम वही टॉपिक बच्चों को पढ़ा दें जो एग्ज़ाम में ज़रूरी है, ज़रूर आते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं उसके सवाल। तो वो सब सवाल टॉपिक में कवर कराने वाला हूँ। और ये ऐसे ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो सारा मैं करा दूंगा, ठीक है। कल देखते हैं, कल शायद फिजिक्स का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दें, ठीक है। चाहे केमिस्ट्री का जो भी मुझे लगेगा वो मैं सारा करा दूंगा, उससे टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आंसर राइटिंग में ध्यान दो यार, सब सब्जेक्ट में, ठीक है। तो बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। बात बताना था, जो भी पार्ट तुम्हें अच्छा लगा हो इस चैप्टर का, ठीक है, एक रिव्यू अच्छा से देना मुझे जरूर, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, और मैं उसको स्टोरी लगाऊंगा अपने अकाउंट पे, मुझे टैग कर देना, ठीक। देखो एक बात बताना था तुम लोगों को, ये जब पढ़ा दिए ना, अब तुम्हारा काम ये है कि तुम जाओ प्रीवियस पेपर खोजो, निकालो इस चैप्टर का, और उसमें जितना भी सवाल दिया हुआ है, ठीक है, उस सवाल बनाओ। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जितना मार्क कराया हूँ, जितना बताया हूँ, सब उसी से पूछा गया है, ठीक है। और आगे भी तुम्हारा जो पेपर बनेगा ना, जितना मार्क कराया, जितना एक्स्ट्रा लगाया, उसको अच्छे से याद करके चले जाना, सारा उसी में सवाल आएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं इस टॉपिक के, उसको बनाओ, उसका आंसर बना करके मुझे भेजो, मैं चेक करूंगा और देखूंगा कैसा है, ठीक है।